आप सभी आयुर्वेद स्टाफ नर्स के जो भर्ती से रिलेटेड जो तैयारी कराई जा रही है उसमें जो टेस्ट सीरीज़ दी जा रही थी उसमें आपकी जो सामान्य परिचर्या है यानी कि बस परिचर्या का जो विषय है उसके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया है। उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनने थे अलग अलग टॉपिक से वो बना दिए गए हैं, उनके वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन के माध्यम से दे दिए गए हैं। अब क्रम से अगर देखें तो दूसरा क्रम जो है व्याधि विज्ञान और उपचार का आता है। तो इस विषय में हमने लगभग 100 प्रश्न जो है आपके टेस्ट सीरीज़ के लिए बना दिए हैं व्याधि विज्ञान एवं उपचार से, और वीडियो सॉल्यूशन दोनों का देने के बाद से आपको फिर से 50 प्रश्नों की सीरीज़ जो है इस विषय से दी जाएगी। विषय के कुछ टॉपिक जो हैं कम हैं अन्य विषयों की अपेक्षा, इसलिए इससे क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन तब भी जितना प्रयासरत हैं कि जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन बनाए जाए ताकि कोई टॉपिक जो है कोई पॉइंट जो है छूट ना जाए। और बार बार आपसे एक आग्रह रहता है कि जो भी प्रश्न और ऑप्शन जो दिए जाते हैं आप सभी को टेस्ट सीरीज में, तो जो उत्तर सही होता है तो जब आप उसको याद करने के लिए लिखें तो प्रश्न के साथ उत्तर ही लिखिए, ऑप्शन सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो सही है उसको लिखिए ताकि प्रश्न और उत्तर करके आपको याद हो जाए। और अगर एग्ज़ाम में कहीं आपको ऐसे प्रश्न दिख जाएँ तो जल्दी से आप उसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो इस क्लास में जो व्याधि विज्ञान उपचार की टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम समझाएंगे, उसको एक्सप्लेन करके प्रश्नों को हम समझाएंगे कि किस हिसाब से कौन से उत्तर आपको देने हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि जो टॉपिक हैं आपके किनको किनको इसमें सम्मिलित किया गया है। यदि देखा जाए तो देखिए, व्याधि की परिभाषा, व्याधि प्रकार, शारीरिक और मानसिक रोग, दोष प्रकोप के लक्षण और उससे उत्पन्न रोग, ये सारे जो टॉपिक हैं यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं, सभी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और पहला प्रश्न आपका इससे आता है, देख सकते हैं क्या कह रहा है पहला प्रश्न, चरकोक्त श्लेष्म विकारों की संख्या कितनी है। चरक ने जो श्लेष्म विकार बताए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो जब श्लेष्म विकार की बात होती है तो श्लेष्म की बात जब कहेंगे तो इसको हम कफ कहते हैं। श्लेष्म को क्या कहते हैं? कफ। तो चरक के अनुसार कफ विकारों की संख्या कितनी है। जब भी चरकोक्त श्लेष्म विकारों की संख्या पूछे तो आप बता देंगे 13। कितने होते हैं? 13। चरक के अनुसार श्लेष्म विकारों की संख्या 13 है। और उस तरह किसी आचार्य का उल्लेख न पूछे और वात रोगों की संख्या अगर पूछ दें तो वात रोग होते हैं 80। पित्त रोगों की संख्या पूछ दें तो पित्त रोग होते हैं 40। और अगर कफ रोगों की संख्या पूछ दें या श्लेष्म रोगों की संख्या पूछ दें कि श्लेष्मा से जो रोग होते हैं, जो दोष होते हैं, उनकी संख्या पूछ दें तो होते हैं 20। इस तरह से आपको याद रखना है। तो चरकोक्त श्लेष्म विकारों की संख्या, बस चरक के अनुसार श्लेष्म विकारों की संख्या कितनी है? 13 है। आचार्य उल्लेख नहीं है तो आप इस तरह का जवाब देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये आचार्य हैं सुदांत सेन, उनके अनुसार नानात्मज पित्त विकारों की संख्या कितनी है। नानात्मज मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो पित्त विकार हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है। तो सुदांत सेन के अनुसार नानात्मज पित्त विकारों की संख्या कितनी है? 21। ठीक है, अगला प्रश्न। और जब पित्त विकार बोले तो पित्त से ही मतलब है, पित्त विकार मतलब पित्त से ही मतलब है। अगला प्रश्न, इसमें कह रहे हैं रोग के स्थान को इनमें से क्या कह सकते हैं। तो रोग का स्थान जो है, जब भी स्थान की बात हो तो स्थान के बारे में कह रहा है, तो रोग के स्थान को स्थान न कह करके आयुर्वेद में व्याधि विज्ञान और उपचार के अंतर्गत अधिष्ठान कहा गया है। क्या कहा गया है? अधिष्ठान, जिसको कई जगहों पे व्याधि अधिष्ठान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्याधि अधिष्ठान। और व्याधि अधिष्ठान का मतलब ही हो गया कि रोग का स्थान, जहाँ पे जाकर के रोग आश्रय लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अब इसमें देखिए, ये भी अगर आप सही से पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है मनो अधिष्ठाता व्याधि।
अभी बता दिया कि अधिष्ठान का मतलब क्या है, स्थान संश्रय से है, स्थान ग्रहण करने से। तो मनो अधिष्ठाता व्याधि से आचार्यों ने किस व्याधि प्रकार को बताया है? तो मनो का मतलब मन से है, तो मन में बैठे रोग और मानसिक रोग दोनों एक ही तरह से, जो मन में बैठ जाए वही मानसिक रोग है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल बी और सी जो है सही होगा। मतलब ये है कि जो मनो अधिष्ठाता व्याधि है उससे आचार्य ये दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ऐसे रोग हैं जो मन में भी बैठे होते हैं और मानसिक भी होते हैं, इसलिए ये बी और सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है व्याधि भेद में नानात्मज विकारों में इनमें से सम्मिलित है। तो नानात्मज विकार हैं, तो जितने भी नानात्मज विकार हैं वह तीन ही हैं, वात, पित्त और कफ। और कफ को हम बार बार कह रहे हैं कि श्लेष्मा कहिए, कफ को श्लेष्मा भी कहा जाता है। तो नानात्मज विकारों में त्रिदोष से होने वाले विकार ही हैं, तो वात, पित्त और कफ। इसलिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो वात विकार हो गया, पित्त विकार हो गया, श्लेष्म विकार हो गया, नीचे ऑप्शन दिया है सभी। तो आपके लिए जो जवाब होगा इसमें क्या होगा? सभी। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे भी आसान प्रश्न है, ये तो कोई भी जवाब दे देगा, पढ़े लिखे हैं तो। कह रहा मानसिक दोष है, आपको कई बार बताया गया। तो मानसिक दोष कौन सा है? रज भी मानसिक दोष है और तम भी, तम और रज दोनों मानसिक दोष हैं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा, दोनों। मानसिक दोष कौन कौन से हैं? रज और तम, जिसको तामसिक, कभी कभी तामसिक मनोवृत्ति भी कहते हैं और राजसिक भी कहते हैं। तो राजसिक और तामसिक अगर आए तो आप इस हिसाब से समझिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। इसमें कह रहा है वात विकारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? अभी बताया ना, जहाँ पे गिनती न हो वहाँ पे आप अपने हिसाब से जवाब दे दीजिएगा कि वात कितने हैं। 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। तो अभी बता दिए वात कितना है? 80। पित्त रोग कितने हैं? 40। और कफ रोग कितने हैं? 20। रट लीजिए, जब किसी आचार्य के बारे में ना पूछा जाए तो इस हिसाब से आप बता दीजिएगा। अगला देखिए, फिर वही आ गया, श्लेष्म विकारों की कुल संख्या। कफ न दे करके क्या कह रहा है? श्लेष्म कह रहा है। तो इसको हम बार बार कह रहे हैं कफ, श्लेष्म का मतलब कफ ही हुआ। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? कफ विकारों की संख्या कितनी है? 20। अभी बताया गया ऊपर। और वही अगर पित्त पूछ देता तो 40 हो जाता। अब देखिए यहाँ पे, इनमें से रूप रहित दोष कौन सा है? तो जब रूप रहित पूछे तो आप बताइएगा वात किससे डिफाइन की जाती है? वायु से। वात को किससे परिभाषित किया जाता है? वायु से। वात को हम परिभाषित करते हैं वायु से, पित्त को परिभाषित करते हैं अग्नि से, और कफ को परिभाषित करते हैं हम जल से। तो अगर हम देखें तो रूप अग्नि का भी है, जल का भी है, लेकिन वायु का कोई रूप नहीं होता है। इसलिए इनमें से रूप रहित दोष कौन सा है? वात। वात सही होगा, क्योंकि वायु का कोई रूप नहीं है, इसलिए वात सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से पित्त के आत्मरूप बोधक हैं। पित्त के आत्मरूप बोधक कौन से हैं? तो जैसे तीक्ष्णता, लघुता, द्रवता। तो इसमें से अगर देखें तो सभी पित्त के आत्मरूप बोधक जो हैं सभी हैं। पित्त में तीक्ष्णता भी होती है, लघुता भी होती है और द्रवता भी होती है। इसलिए ऑप्शन जो है लास्ट वाला सभी वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखिए, कह रहा है जो जल से बढ़ता है उस दोष को क्या कहता है? बता दिया ना कि जो कफ है वो क्या है? जल का पूरक है। तो जो जल से बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कफ। तो यहाँ पे श्लेष्मा भी दिया है और कफ भी दिया है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों वाला। ठीक है। तो जो जल से बढ़ेगा वही क्या है? कफ है या श्लेष्मा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है प्रकोपावस्था में दोषों का शोधन या शमन नहीं किया। अगर दोष हुआ है, इसका शोधन नहीं करेंगे, शमन नहीं करेंगे, तो दोष प्रकोप का कौन सा लक्षण होगा? तो वह चला जाएगा किसमें? प्रसर में। किसमें चला जाएगा?
प्रसर में, ठीक है। तो जब दोष की प्रकोपावस्था में शोधन या शमन नहीं करेंगे तो वह चला जाएगा किस अवस्था में, प्रसर अवस्था में, जहाँ पे चिकित्सा करनी फिर दुर्लभ होती है या कठिन होती है। अगला प्रश्न इसमें देखिए, ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। कह रहा अति गुदा, तो अति गुदा नहीं बस गुदा, ठीक है। गुदा से अति द्रव रूप में मल का निकलना किस रोग की ओर संकेत करता है? तो आप पढ़े हैं तो आप बता सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन छुप गया है, थोड़ा सा और ऊपर हम कर देते हैं। देखिए अतिसार नीचे दिया हुआ है, ऊपर दिया है अति द्रव। जब अति द्रव है तो गुदा से अति द्रव अगर निकल रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अतिसार। तो जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर आप सही का निशान लगा देंगे कि अतिसार जो है वह रोग है जिसमें गुदा मार्ग से अति द्रव रूप मल बाहर आता है। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब शोथ ग्रंथि आदि विदीर्ण होकर व्रण रूप धारण करे तो वह चिकित्सा का कौन सा अवसर होता है? तो वह चिकित्सा का कौन सा अवसर होता है? वह छठा अवसर होता है। और चिकित्सा के छठे अवसर को भेद बताया गया है। क्या बताया गया है? भेद। उसे ही हम क्या कहते हैं? भेद। तो जब शोथ हो, ग्रंथि आदि विदीर्ण हो जाए, व्रण का रूप धारण कर ले तो वह चिकित्सा के छठे अवसर में चला जाता है, जिसे भेद कहा गया है आयुर्वेद की भाषा में। अगला कह रहा है स्वाभाविक प्रकोप को अन्य कैसे जानते हैं? अन्य किस हिसाब से जानते हैं या अन्य किस नाम से जानते हैं? स्वाभाविक, ठीक है। तो स्वाभाविक प्रकोप को हम क्या जानते हैं? कालप परिमाणकृत, परिणामकृत, कालप परिणामकृत जानते हैं। कालप स्वाभाविक है क्योंकि काल समय के अनुसार आ रहा है, इसलिए इसे कालप परिणामकृत कहा गया है, समय के अनुसार। अगला अब कह रहा है इनमें से प्रकट दोष प्रकोप है। प्रकट दोष प्रकोप का मतलब कि जो सामने से प्रकट हो जाए, ठीक है। तो प्रकट दोष है आपका ए और बी, ठीक है, क्योंकि इसमें भेद भी आ रहा है और व्यक्ति के बारे में भी कहा है। तो व्यक्ति भी रोग प्रसर के अनुसार ही है। व्यक्ति का मतलब किसी मनुष्य विशेष से नहीं, किससे है? व्यक्त से है। किससे है? व्यक्त से, जो सामने व्यक्त होता है। तो प्रकट दोष प्रकोप कौन सा है? भेद भी है और व्यक्ति मतलब व्यक्त भी है, इसलिए ऑप्शन ए और बी वाला ही सही होगा। तो इनमें से दोष प्रकोप पूछ रहा है। प्रकट दोष प्रकोप मतलब कि कौन सा दोष प्रकोप जो है प्रकट हो सकता है? तो इनमें से अगर देखें तो भेद और व्यक्ति, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि व्यक्ति जो है व्यक्त दोष के अंतर्गत आता है, कि जो कि व्यक्त होता है, और भेद भी व्यक्त है जिसमें आपके व्रण और ग्रंथि विदर्ण वगैरह आता है। व्रण का मतलब बार बार हम क्या बताते हैं? व्रण किसे कहते हैं? फोड़े को। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो इनमें से दोनों जो दोष हैं एक तरह से प्रकट दोष के अंतर्गत आते हैं, तो केवल ए और बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निदान पंचक क्या है? तो निदान पंचक क्या है? रोग की परीक्षा, रोगी की परीक्षा, औषधि की परीक्षा या सभी। तो रोग परीक्षा जो है निदान पंचक के अंतर्गत आता है। जो रोग की परीक्षा है वही निदान पंचक है। तो निदान पंचक जो है रोग की परीक्षा के अंतर्गत आता है, न ही रोगी की परीक्षा न ही औषधि परीक्षा। अब यहाँ देखिए कह रहा रोगी की त्रिविध परीक्षण में इनमें से सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित है? तो प्रश्न, स्पर्शन, शब्द, एक और ऑप्शन जो है नीचे छुप गया है, दर्शन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो त्रिविध में तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है प्रश्न, एक आता है स्पर्शन और एक आता है दर्शन। इसमें अगर देखें तो सभी क्या है? प्रश्न, स्पर्शन और दर्शन, तीनों क्या हैं? एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मतलब कि इसमें प्रश्न पूछकर, इसमें छू करके और इसमें देखकर, ये त्रिविध के अंतर्गत आते हैं। तो जो सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो शब्द नहीं सम्मिलित है। क्या नहीं सम्मिलित है? शब्द सम्मिलित नहीं है।
तो शब्द वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। त्रिविध में इन तीनों से परीक्षा होती है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है अष्टविध परीक्षा में दृक् परीक्षा का क्या अर्थ है। तो दृक् नेत्र को कहा जाता है। तो इसमें किसकी परीक्षा की जाती है, नेत्रों की। तो यह नेत्र परीक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है वात दोष में जिह्वा कैसी दिखाई देती है। तो वात दोष में जिह्वा कैसी दिखाई देगी, जब भी दिखे तो ऐसे आप टिक कर दीजिएगा, शुष्क एवं फटी। वात दोष में जिह्वा कैसी दिखाई देती है, शुष्क एवं फटी। फिर से वात दोष में जिह्वा कैसी दिखाई दे रही है, शुष्क एवं फटी हुई। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि शुष्क और फटी हुई जिह्वा जो है वात दोष में ही दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कफ दोष में जिह्वा कैसी होती है। तो कफ दोष में जिह्वा कैसी होती है, दिया है ऑप्शन, शुष्क दिया है, आर्द्र दिया है, चिपचिपी दिया है या सभी दिया है। तो कफ दोष में जो जिह्वा है कैसी होती है, चिपचिपी होती है। कैसी होती है, चिपचिपी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10विध परीक्षा की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की है। तो 10विध परीक्षा की व्याख्या इनमें से आचार्य चरक ने की है। जब भी चरक का नाम आए या 10विध चिकित्सा है, 10विध परीक्षा है, तो उसमें चरक को सम्मिलित कर देंगे। अगला अब इसमें से कह रहा है 10विध परीक्षा में सार किसका सूचक है। तो सार अगर देखें तो आतुरता लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये आतुरता नहीं, आतुरता। ठीक है, आतुरता ताकत दोनों। तो अगर देखें तो सार जो है दोनों का सूचक है, आतुरता का भी और ताकत का भी। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखिए कह रहा है 10विध परीक्षा में सत्व परीक्षा रोगी की किस स्थिति को दर्शाता है। एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब सत्व की परीक्षा हो तो सामर्थ्य की भी बात होती है, लेकिन सामर्थ्य, देह अनुकूलता, ये सभी जो है भाव हमारे मस्तिष्क के हैं, भावना के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए 10विध परीक्षा में सत्व परीक्षा रोगी की किस स्थिति को दर्शाता है, तो रोगी की भावना को दर्शाता है। ठीक है, रोगी की किस स्थिति को दर्शाता है, भावना को। अगला प्रश्न अब यहाँ पे देखिए वया कह रहा है वया रोगी के डैश को दर्शाता है, उम्र को, भार को, आकार को, स्थिति को। तो उम्र जो है वया होती है। वया का मतलब क्या होता है, आयु या उम्र कहा जाता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वया रोगी की उम्र को दर्शाता है, उसकी आयु को दर्शाता है। और फिर देखिए आप कह रहा है व्याधि की अपहरण क्रिया को कहते हैं। तो व्याधि की अपहरण क्रिया को क्या कहते हैं, चिकित्सा। जब भी व्याधि के अपहरण की बात हो तो आप क्या समझिएगा कि उसे हम क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। तो व्याधि के अपहरण की क्रिया को क्या कहा जाता है, चिकित्सा। ठीक है। अगला प्रश्न अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एकविध चिकित्सा में सम्मिलित है। एकविध चिकित्सा में क्या सम्मिलित होगा। तो एकविध चिकित्सा में सम्मिलित है निदान परिमार्जन। यहाँ पे परिमार्जन लिखा है तो आप कर लीजिएगा परिमार्जन, निदान परिमार्जन। और फिर अगला ऑप्शन कह रहा है कि रोग के अनुसार पथ्य सेवन, जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ उन कारणों का परित्याग करना या कोई नहीं। तो एकविध चिकित्सा बस क्या करता है, निदान परिमार्जन का कार्य करता है। मतलब जो रोगों के रोग कारण या रोग के बल या प्रकृति को बताता है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दैव्यपाश्रय चिकित्सा किन पर आधारित है। तो किन पर आधारित है, पाठ स्तुति पर, देव दर्शन पर, तीर्थ यात्रा पर या सभी पे। तो ये सभी पे आधारित है, क्योंकि इसमें देवता के ऊपर या दैवी शक्तियों के ऊपर आश्रय रख करके चिकित्सा की जाती है। तो ये होगा दैवव्यपाश्रय चिकित्सा। अगला अब देखिए कह रहा है युक्ति व्यपाश्रय, युक्ति
व्यपाश्रय किस कार्य में लिया जाता है? तो रोगी के रोग, रोगी के दोष आदि का विचार कर, औषधि योजना पर, दोनों पर, या कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों पर। युक्ति व्यपाश्रय जो है वह रोगी के दोष आदि का विचार करके भी चिकित्सा किया जाता है और औषधि योजना पर भी कार्य करता है। तो यह दोनों जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है इनमें से मर्श नश्य की सही मात्रा है। तो मर्श आप ऐसे लिख लीजिएगा, मर्श, ठीक है। तो मर्श नश्य, दो तरह के नश्य हैं, एक मर्श नश्य है, मर्श नश्य, और एक क्या है, प्रतिमर्श नश्य। तो एक मर्श नश्य होता है और एक प्रतिमर्श नश्य होता है। तो दोनों में दिमाग में आपको दोनों के मात्रा को रखना है। तो मर्श नश्य में सही मात्रा जो है लगभग 6 बूंद की है। कितनी बूंद की है? 6 बूंद, 8 बूंद, 10 बूंद दिया हुआ है। तो सभी कह रहा है इसमें से ऑप्शन। तो अगर न्यूनतम अगर देखें तो 6 बूंद, 8 बूंद और 10, मतलब कि 6 से 10 बूंद की मात्रा अगर देखें तो वह मर्श नश्य के अंतर्गत प्रयोग में ली जाती है। तो यह ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? सभी। मर्श नश्य में सभी जो है इतनी मात्रा प्रयोग में कर सकते हैं, 6 बूंद भी, 8 बूंद भी और 10 बूंद भी, ठीक है। और अगर प्रतिमर्श नश्य की बात करेगा तो 1 से 2 बूंद ही प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पे देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं आया है। कह रहा है कि पंचकर्म चिकित्सा क्या करती है? तो पंचकर्म चिकित्सा क्या करती है, अगर बस इस हिसाब से हो तो उत्तर हो जाएगा कि पंचकर्म चिकित्सा जो है शरीर से दोषों को बाहर की ओर निकालती है। शरीर में जो दोष छुपे हुए हैं उन्हें बाहर निकालती है। तो दोष बाहर निकालने का कार्य जो है पंचकर्म चिकित्सा जो है करती है, ठीक है। आपने जो ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से आप सही कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 10विध चिकित्सा में कौन सा उपक्रम सम्मिलित नहीं है? तो 10विध में कौन सा उपक्रम नहीं सम्मिलित है? तो 10विध में उपवास, पाचन, धूप सेवन, ये तीनों सम्मिलित होता है। लंघन नहीं है, लंघन खुद की एक अलग उपचार उपक्रम में सम्मिलित किया जाता है। तो इसलिए लंघन सही हो जाएगा। अगला, अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विविध चिकित्सा इनमें से कौन सी नहीं है? द्विविध कौन सी नहीं है? तो आप देखें तो शमन और शोधन, अपतर्पण, ये सभी क्या हैं? द्विविध के अंतर्गत आते हैं। बस आचार जो है यह एक उपक्रम है जो द्विविध में नहीं आता है, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है कि द्रव्यभूत एवं अद्रव्यभूत चिकित्सा किस चिकित्सा का प्रकार है? तो द्रव्यभूत भी कह रहा है, अद्रव्यभूत भी कह रहा है, किस चिकित्सा का प्रकार है? तो द्रव्यभूत चिकित्सा और भूत चिकित्सा जो है वह द्विविध चिकित्सा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? द्विविध के अंतर्गत, ठीक है। द्विविध चिकित्सा के अंतर्गत सम्मिलित है, क्योंकि 2 तरह की चिकित्साएं, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। इसमें देखिए मंत्र जाप, औषध धारण आदि किस चिकित्सा का विधान है? जिसमें मंत्र का जाप भी करना है, औषध धारण भी करना है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? दैव व्यपाश्रय। किसके अंतर्गत? दैव व्यपाश्रय, मतलब देवता के या दैवी शक्तियों के ऊपर आश्रित चिकित्सा कहलाएगी। अगला कह रहा है चतुर्विध चिकित्सा में इनमें से किस उपक्रम को सम्मिलित नहीं किया गया? चतुर्विध चिकित्सा में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आचार, आहार, संशमन, एक और ऑप्शन है शोधन, ठीक है। तो चतुर्विध चिकित्सा में इनमें से किस उपक्रम को सम्मिलित नहीं किया गया है? शोधन सम्मिलित नहीं होगा, शोधन को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न याद रखना है जैसे आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए संशमन चिकित्सा के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसलिए दोनों को साथ साथ में ही लिखा हुआ है। कह रहा अवगाह रसायन, आलेप, परिषेक, बाह्य, आभ्यंतर। तो संशमन चिकित्सा के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? तो संशमन के 2 मुख्य भाग यही हैं, बाह्य और आभ्यंतर, मतलब कि बाहर और अंदर की जो चिकित्सा है उसके हिसाब से। नेक्स्ट कह रहा है
संशोधन चिकित्सा किस चिकित्सा का भेद है? संशोधन किस चिकित्सा के भेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो वह जो है चतुर्विध। कौन सी चिकित्सा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? चतुर्विध चिकित्सा का भेद है संशोधन चिकित्सा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा आचार चिकित्सा के भेदों में इनमें से किन्हें शामिल नहीं किया गया? तो आचार चिकित्सा में किन्हें शामिल नहीं किया गया है? कह रहा है बहिराश्रय, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बहिराश्रय, मतलब कि जो बाहर की ओर आश्रित है, तो इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी कायिक, वाचिक और मानसिक सभी जो है आचार चिकित्सा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जस्कर चिकित्सा किस चिकित्सा का प्रकार है? ऊर्जस्कर, तो ऊर्जस्कर चिकित्सा जो है द्विविध चिकित्सा के प्रकार के अंतर्गत आता है। ऊर्जस्कर चिकित्सा को हम रसायन के अंतर्गत भी रख सकते हैं, रसायन चिकित्सा भी कह सकते हैं इसको। नाम और काम दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, जो कि ऊर्जा देने का भी कार्य कर रहा है, इसलिए उसको उसके अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस चिकित्सा में अहितकर विषयों से मन को हटाया जाता है? तो अहितकर विषयों से मन को हटाया जाता है, तो वह कौन सा चिकित्सा है? सत्वावजय, मतलब कि जिसमें आपके सत्व को, आपकी भावनाओं को अहितकर विषयों से हटा दिया जाता है, इसलिए उसे हम कहते हैं सत्वावजय। बाकी दैवव्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय, तो दैवव्यपाश्रय में पूजा अर्चना तीर्थ यात्रा आदि करके चिकित्सा का युक्ति की जाती है, चिकित्सा की जाती है। और इसमें युक्ति व्यपाश्रय का मतलब कि कोई व्यवस्था करके, कोई युक्ति करके चिकित्सा की जाती है। अगला यहाँ पे देखिए, कह रहा रोगी को सहनशीलता का अभ्यास करना क्या गलत? रोगी की सहनशीलता का अभ्यास करना व्यायाम शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यायाम शक्ति। ठीक है, क्योंकि सहनशीलता की जब भी बात हो तो व्यायाम आप अपने आप से तुरंत समझ लीजिएगा। यहाँ आप देखिए, कह रहा है रोगी को सबसे महत्वपूर्ण और अपरिहार्य कारक को क्या कहते हैं? तो रोगी के सबसे महत्वपूर्ण और अपरिहार्य कारक को क्या कहते हैं, जिसे रोगी का इलाज करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए? मतलब कि रोगी का सबसे महत्वपूर्ण और अपरिहार्य कारक क्या कहा जाता है, जिसे इलाज करते समय सबसे पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो वया, हमने अभी बताया कि वया का मतलब आयु, उम्र, ये सभी जो है एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सभी। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि सब देखिए तो एक दूसरे के पर्याय है। वया का मतलब भी उम्र, आयु, उम्र सब एक ही है। तो सबसे पहले रोगी की जब चिकित्सा की जाती है तो उसमें जो सबसे अपरिहार्य कारक है वह उसकी आयु, उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोगी की निकट मृत्यु के लक्षण तथा खराब रोग का पूर्वानुमान क्या कहलाता है? जब पहले से ही हमें अनुमान हो जाए कि रोगी की मृत्यु होने वाली है, तो वह जो है अरिष्ट लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? अरिष्ट। अरिष्ट को अनिष्ट भी कहते हैं या मृत्यु के लक्षण भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि सामान्य प्राकृत भाव अचानक बिना किसी कारण के विकृत भाव में बदल जाए तो उसे कहते हैं। सामान्य ही भाव है और अगर विकृत भाव में बदल जाए तो उसे हम अरिष्ट लक्षण कहते हैं, जैसे कि अभी बताया गया, अरिष्ट जिससे अनिष्ट की संभावना हो। अब इसमें देखिए, कह रहा है पंचकर्म में प्रधान कर्म के बाद जो चिकित्सा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रधान कर्म के बाद जो चिकित्सा की जाती है वो है पश्चात कर्म। तो आप दिमाग में रखिएगा, सबसे पहले पूर्व कर्म, फिर प्रधान कर्म और तब जा कर के पश्चात कर्म प्रयोग में लिया जाता है। तो पंचकर्म में प्रधान कर्म के बाद जो चिकित्सा की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? पश्चात कर्म कहते हैं। अब देखिए, जो अभी नश्य बता रहे थे तो आ गया, कह रहा है प्रतिमर्श नश्य
में स्नेह की कितनी बूंदें रोज नासा में डालते हैं? तो कितनी बूंदें रोज नासा में डालते हैं? ज़्यादा नहीं, जो कम मात्रा है 1 से 2 बूंदें। कितनी बूंदें? 1 से 2 बूंदें नासा में डाला जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पंचकर्म में प्रधान कर्म चिकित्सा के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? पंचकर्म में जो प्रधान कर्म चिकित्सा होती है उनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो अनुवासन बस्ती है ही, स्थापन है ही, संसर्जन कर्म सम्मिलित नहीं होता है। संसर्जन कर्म जो है अलग चिकित्सा में सम्मिलित होता है, वमन भी सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है स्नेहन कर्म में सर्वश्रेष्ठ स्नेह है। जब भी स्नेहन की बात करें और सर्वश्रेष्ठ स्नेह की बात पूछे तो आप घृत बताइएगा। क्या बताएंगे? घृत। लेकिन अगर ऐसे दिया है और घृत न हो तो वहाँ पे तिल तैल ही महत्वपूर्ण बताया जाता है, तिल का तेल। लेकिन स्नेहन कर्म की बात करें और सर्वश्रेष्ठ स्नेह हो तो वहाँ पे घृत ही बताएंगे, घी। अब यहाँ पे देखें, कह रहा है कि स्वेदन कर्म के कितने भेद होते हैं? तो स्वेदन कर्म के भेद होते हैं 2। कौन कौन से? एकांग स्वेदन, एकांग, और एक सर्वांग स्वेदन। मतलब 2 तरह के स्वेदन होते हैं, एकांग और सर्वांग। ठीक है, तो ये 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए।